गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको कृतिका का पार्ट 2 जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ा रही हूँ, जिसके लेखक कमलेश्वर जी हैं। अभी तक का आपको मैंने बताया था कि ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ भारत आती हैं। उनके आने की सारी तैयारियां की जाती हैं। जो सबसे बड़ी एक कमी होती है, जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं होती। इस नाक के लिए एक मूर्तिकार को बुलाया जाता है। वो हर तरह से प्रयत्न करता है, पर वो हर समय असफल रहता है। लेखक बता रहे हैं कि नाक के लिए वह मूर्तिकार एक बार पुण्य यात्रा पर निकल पड़ता है। वह दिल्ली से मुंबई, गुजरात, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मद्रास, केरल आदि संपूर्ण भारत के कोने कोने में गया, लेकिन सब जगह प्रतिष्ठित देशभक्तों की नाक, नेताओं की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से भिन्न मिलती है। यह उत्तर सुनकर सब दोबारा क्रोधित हो जाते हैं। मूर्तिकार फिर उन्हें भरोसा दिलाता है और यह बताता है कि सन 1942 में शहीद हुए बच्चों की नाक इनसे मिल जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य की बात रहती है कि उन बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से नहीं मिलती। मूर्तिकार फिर निराशाजनक उत्तर देता है। उसकी बात को सुनकर अधिकारी जो होते हैं बहुत क्रोधित होते हैं। लेखक बता रहा है कि दिल्ली में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक न होने के कारण सभी नेता क्या थे, परेशान थे। उधर मूर्तिकार पैसों के लोभ में फंसकर तरह तरह के उपाय बता रहा था। कभी वो कुछ उपाय बताता था, कभी कुछ उपाय बताता था, पर उसके सब उपाय क्या हो जा रहे थे, असफल हो जा रहे थे। उसने एक अन्य उपाय बताया कि भारत की आबादी इस समय 40 करोड़ है। इनमें से किसी भी एक की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मैच कर जाएगी, तथा इसके लिए आप लोग दुखी एवं परेशान ना होना, क्योंकि नाक लगाने की जिम्मेवारी उसकी है। अब उसने सबसे बड़ा उपाय दे दिया कि भारत की आबादी 40 करोड़ है। 40 करोड़ की आबादी में से किसी ना किसी आदमी, बच्चे, औरत की नाक इससे मिल जाएगी और उस नाक को काट कर जॉर्ज पंचम की लाट पर लगा दिया जाएगा। उसकी ये बात सुनकर जो राजनीतिक अधिकारी थे सब एकदम से परेशान हो गए, कानाफूसी करने लगे। पर बाद में उन्हें यह था कि हमने जॉर्ज पंचम की नाक तो लगानी है। वह क्या करते हैं, इस बात की मूर्तिकार को स्वीकृति दे देते हैं कि तुम ये काम करो, जिस भी मनुष्य की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मिलती है उसे लगा दिया जाए। लेखक बताते हैं कि अगले दिन अखबारों में सिर्फ इतना छपा मिलता है कि केवल छपा कि जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगा दी गई। जब यह बात अखबारों में छपी होती है, इससे पहले जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि उस स्थान पर, जिस स्थान पर जॉर्ज पंचम की नाक होती है, हथियारबंद पहराबंदों को तैनात किया जाता है। मूर्ति के आसपास का तालाब जो होता है उसे सुखाकर साफ कर दिया जाता है, क्योंकि मूर्ति एक तालाब के अंदर रखी होती है सजा के, और उसमें पानी के फुहारे चल रहे होते हैं। उसकी काई जो होती है निकाल दी जाती है, उसमें ताज़ा पानी भर दिया जाता है ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली है वह सूखने ना पाए। इस क्या होता है, सूखने ना पाए। इस नाक से पहले हथियार बंद लैग सैनिक सुरक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं और जिंदा नाक सूखने न पाए। मूर्तिकार खुद अपने ही बताए गए उपाय से दुखी होता है। मूर्तिकार जब इस उपाय को बताता है उस समय वह बहुत दुखी होता है कि और परेशान होकर और कुछ अधिक समय मांगने की मांग करता है। मूर्तिकार इस उपाय से परेशान होता है और उनसे कहता है कि मुझे कुछ और समय दिया जाए, मैं कुछ और सोचता हूँ। पर सरकारी अधिकारी कहते हैं अब हमारे पास समय नहीं है, हम तुम्हें समय नहीं दे सकते। और उसने चेतावनी के अनुसार क्या कर देते हैं, किसी आदमी की नाक लग जाती है। परंतु उस दिन, जिस दिन किसी जिंदे आदमी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक पर लग जाती है, पूरे भारतवर्ष में सन्नाटा छाया होता है। उस दिन समाचार पत्रों में कोई भी समाचार नहीं छपता, ना उस दिन किसी स्थान पर फीसला काटा जाता है, ना कोई उद्घाटन होता है, ना कोई स्वागत समारोह होता है, और ना ही कोई सार्वजनिक सभाएं होती हैं। उस दिन हिंदुस्तान में किसी भी स्थान पर कोई शुभ कार्य नहीं होता है, सब जगह सन्नाटा ही सन्नाटा छाया जाता है। आगे लेखक बता रहे हैं केवल एक नाक की आवश्यकता थी, फिर इतना दुखद वातावरण क्यों। वो लेखक कह रहे हैं एक नाक के लिए इतना दुखद वातावरण कर, इसकी जानकारी नहीं है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब अपने देश की
इज्जत बचाने के लिए और दूसरे देश की इज्जत रखने के लिए हम लोगों ने एक जिंदा मनुष्य की नाक काट दी है। ये यहीं तक का है लेसन पूरा। पहला क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुण्य लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। जॉर्ज पंचम की नाक को पुण्य लगाने के लिए मूर्तिकार ने सबसे पहले क्या किया था, मूर्तिकार ने फाइलें ढूंढवाई जिससे इस पत्थर के स्थान का पता चल सके। इसका दूसरा पॉइंट है, फाइल ना मिलने पर मूर्तिकार ने उस तरह का पत्थर ढूंढने के लिए हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया था। ये पहले मैंने आपको बताया है। तीसरा, उसके लिए वह देश के सभी प्रमुख नेताओं की मूर्तियों को ढूंढने तथा नाप नापने के लिए हर प्रांत और कोने में जाता है। देश के हर प्रांत में और हर कोने में जाता है। उसने बिहार सेक्रेटरी के सामने सन 1942 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों की नाक नापी, परंतु सभी बड़ी निकलती हैं। पांचवा, अंत में देश के किसी जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने का प्रयास किया गया और प्रयास सफल रहा। अंत में जिंदा नाक लगा दी जाती है। दूसरा प्रश्न, अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया गया। अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबरों को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लग गई है, यानी ऐसी नाक जो कताई पत्थर की नहीं है, तथा इस तरह जिंदा नाक लगने की खबरों को अखबारों में तालमेल के साथ प्रस्तुत किया गया था। अंत में कानाफूसी कर मूर्तिकार को सभापति द्वारा किस बात के लिए इजाज़त दे देगी। सभापति द्वारा लोगों से कानाफूसी करके मूर्तिकार को इजाज़त दे देगी क्योंकि नाक लगना एकदम ज़रूरी था। इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। सभापति द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभापति द्वारा मूर्तिकार को जिंदा नाक लगाने की इजाज़त दिए जाने पर अखबार वालों ने अखबारों में क्या छापा। सभापति ने जिंदा नाक लगाने की इजाज़त दे दी। इस प्रकरण को अखबारों में छापा गया। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की लाट की पर नाक लगा दी गई है। यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे, इस शर्त पर मूर्तिकार ने क्या कहा, इस पर सभापति की क्या प्रतिक्रिया रही। यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे, इस शर्त पर मूर्तिकार ने बंद कमरे में यह बात कही, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं, अगर इजाज़त हो और आप ठीक समझते हो, मेरा मतलब है कि जिसकी नाक उस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार कर लगा दिया जाए। इस पर सभापति में प्रतिक्रिया स्वरूप धीरे से कहा, लेकिन सावधानी से इस कार्य को करना। आपका ये पाठ यहाँ पूरा हो चुका है। आज मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है, कल मैं आपको दूसरा पाठ पढ़ाऊँगी।